और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्लास 9 में एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। लेकिन फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हो तो फॉर्म के पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भर दो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पूरी तरह से उसका जो प्रॉस्पेक्टस आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी जानकारी होनी जरूरी है। नोटिफिकेशन जो है वो इंग्लिश में है, तो मैं आपको सारी चीज़ें उसमें इंग्लिश में दिया गया है, तो मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में समझाने वाला हूँ। हर एक लाइन टू लाइन का मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। मतलब कि सबसे पहले शुरुआत की कौन से बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस कितनी लगती है या फिर पढ़ाई फ्री होती है, ठीक है। और वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, यानी अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने नोटिफिकेशन देखा और आपके डिस्ट्रिक्ट में या आप फॉर्म अपने डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हो या दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ों की जानकारी की सिलेबस क्या है, कितने घंटे का पेपर होगा, क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, हिंदी में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, साइंस में क्या आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा आते हैं नोटिफिकेशन पर और देखते हैं उसमें भाई क्या क्या चीज़ें लिखी है। आओ फिर सीधा नोटिफिकेशन पे। तो ये रहा आपका जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का नोटिफिकेशन, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इस बार 2023 और 2024 क्लास 9th में जो भी खाली सीट्स हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आपको देखने को भी मिल रहा है कि प्रॉस्पेक्टस फॉर एडमिशन टेस्ट इन जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर एडमिशन इन क्लास 9 ड्यूरिंग 2024 अगेंस्ट वैकेंट सीट। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो आपके स्कूल में जो भी आपके यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय हैं आपके ज़िले में, वहाँ पर खाली सीटों पर एडमिशन होना है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो फॉर्म भरने के पहले पूरा नोटिफिकेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, कब ये बना था, नेशनल एजुकेशन मतलब पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में ये जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी पूरे कंट्री में, केवल तमिलनाडु को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर को एजुकेशनल होता है, मतलब को एजुकेशनल का मतलब लड़के और लड़कियाँ दोनों इस स्कूल में पढ़ते हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि यहाँ पर हॉस्टल सुविधा उपलब्ध है, और फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसको पूरी तरह से इसका खर्चा जो उठाती है वो भारत सरकार उठाती है, ठीक है। एंड रन बाय ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, और कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको चलाती हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भाई क्लास 9th में एडमिशन होना है आपका। और यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो भाई यहाँ पर जो फीस होता है सब कुछ फ्री होता है ना। वाइल एजुकेशन स्कूल इज़ फ्री इंक्लूडिंग बोर्ड एंड लॉजिंग। मतलब यहाँ पर जो रहना, खाना, यूनिफॉर्म, कापी किताब सब कुछ फ्री होता है, ठीक है। चाहे वो यूनिफॉर्म हो, टेक्स्ट बुक हो, कुछ भी। सम ऑफ 600 पर मंथ इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th टू क्लास 12th टुवर्ड विद्यालय विकास निधि। मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ बच्चों से यहाँ पर फीस ली जाती है, और जितने भी मतलब 600 रुपये पर मंथ। और स्टूडेंट बिलोंगिंग SC ST इनके लिए तो कोई भी फीस, और गर्ल्स इनके लिए कोई भी फीस नहीं होती। या फिर वो बच्चे जिनके पास BPL कार्ड है और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। 1500 रुपये हर महीने स्टूडेंट को फीस देनी है, जिनके मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फीस है ना। ये ऐसे पेरेंट्स देते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर जिनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। यानी अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट हुआ तो यानी आपको भी कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। और यहाँ पर भाई जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, ये आपके 15 अक्टूबर 2022 यानी 15 अक्टूबर 2022 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी रही फीस वगैरह के बारे में। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम्स, इनके बारे में कुछ भी हमें
मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको मोटी मोटी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर कल्चरल चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, जैसे कि उस एरिया का जो भी लोकल चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह या डांस या फिर जो ड्रामा वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो मतलब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं, है ना, या फिर अदर स्टेट वाले जो हैं और वो किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूँ लेकिन मेरा एडमिशन जो है वो कर्नाटक के किसी स्कूल में हुआ, तो लेकिन वहाँ पर हिंदी नहीं है, तो मुझे किसी हिंदी वाले स्कूल में या स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय। इस समय अगर हम देखें तो 650 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, किसमें पूरे 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में, मतलब 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 650 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। एडमिशन जो होगा ये आपके कक्षा 9 की खाली सीटों के लिए होगा। अब कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं वो इस नोटिफिकेशन में आगे आपको बताई गई है। आपको अप्लाई कैसे करना है भाई, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट दी गई है, ठीक है, www.navodaya.gov.in या www.nvsadmissionclass9.in। आप इस वेबसाइट पर जाकर 15 अक्टूबर के पहले आप 15 अक्टूबर 2022 के पहले आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भैया आपका जो वेन्यू होगा, मतलब जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा और जो डेट होगा, एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो आपको एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र के माध्यम से बताया जाएगा। एग्ज़ाम आपका सैटरडे को है, कब, 11 फरवरी 2023 को, यानी इस बार एग्ज़ाम अप्रैल में नहीं है, फरवरी में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 11 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो उसी हिसाब से भाई अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए। चलो आगे देखते हैं रिजल्ट, जो इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट में बी नोटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ द एनवीएस थ्रू विच एप्लीकेशन इज सबमिटेड। रिजल्ट विल बी नोटिफाइड इन द विद्यालय नोटिस बोर्ड एज वेल एज पब्लिश इन द वेबसाइट ऑफ JNV concerned. Selected candidate will also be intimated by the speed post and SMS। मतलब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के बाद 1-2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जो होगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आपको आपके स्कूल जो भी आपके यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय होगा वहाँ भी लिस्ट लग जाती है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको जो सिलेक्शन हुआ होगा उनको कॉल करके या फिर SMS करके या फिर मेल करके स्पीड पोस्ट वगैरह से भी बताया जाता है। ठीक है, तो चलो भाई ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे चीज़ें आती हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी हो ओनली दोज कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट्स एंड स्टडिंग क्लास 8 ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23 in one of the government recognized school of the district where the Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning and where admission is sought are eligible। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जिस ज़िले में पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपका स्कूल जो है आप क्लास 8 में होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़, आपका स्कूल जो है वो सरकारी मान्यता प्राप्त, मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट हो, इससे मतलब नहीं है, बस उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और आप जिस ज़िले में पढ़ रहे हो उसी ज़िले के जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अदर ज़िले में जैसे अगर आप मान लो यूपी के हो या मतलब कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट से, अगर आप मान लो कि जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हो उसी डिस्ट्रिक्ट से आप, क्या लिखा गया है, देखो ये लिखा गया ना, वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज फंक्शनिंग एंड वेयर एडमिशन इज सॉट और एलिजिबल। मतलब कहने का मतलब जहाँ पर आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन है आप उसी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आपके नवोदय विद्यालय नहीं है तो आप अपने नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय के में फॉर्म अप्लाई कीजिए। ठीक है, कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एडमिशन टेस्ट मस्ट क्वालिफाई पास क्लास 8 इन द एकेडमिक सेशन 2022-23 फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही और सी इज सीकिंग एडमिशन। मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट से आपको पास होना चाहिए क्लास 8 जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी पास क्लास 8 इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन आर नॉट एलिजिबल। जिन्होंने पिछले साल क्लास 8 पास कर लिया है, यानी इस साल वो क्लास 9th में है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ये कई बच्चे कमेंट करते हैं, सर क्या मैं दोबारा 8 पढ़कर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकता हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं।
अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो क्लास 9th के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप क्लास 8 पास हो चुके हो तब भी आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आगे देखते हैं। अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 1/5/2008 एंड 3/4/2010। यानी आप ये फॉर्म, अगर आप का जन्म 1/5/2008 से 30/4/2010 के बीच हुआ है, यानी तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। उनमें ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं। यानी अगर आप 1 मई 2008 को पैदा हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप 30 अप्रैल 2010 को पैदा हुए हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये देख लीजिएगा क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है। ठीक है। अब देखो अगली चीज आती है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंगिंग टू द ओबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब ये रूल जो है एज वाला, ये सभी के लिए, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। चाहे आप जनरल से हो या ओबीसी से हो या SC ST किसी भी कैटेगरी के हो, आप आपके लिए यही एज मानी जाएगी। आगे देखते हैं भाई, अगला दिया गया, नवोदय विद्यालय समिति रिजर्व द राइट टू रिफर एनी कैंडिडेट टू अ मेडिकल बोर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ द एज ऑफ द कैंडिडेट। अगर बोर्ड को, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को अगर डाउट होता है कि आपने एज में कुछ जोल जाल किया तो वो आपके मेडिकल चेकअप के लिए आपको भेज सकती है, जहाँ पर आपकी एज कंफर्म की जाएगी। बहुत से लोग फर्जी बनवा लेते हैं ना कि जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक है। इन केस एनी डाउट अराउज अबाउट द एज ऑफ द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। भाई बात रही रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन जो होता है वो SC ST OBC के बच्चों को कुछ मार्क्स की छूट मिल सकती है। ठीक है, ज़्यादा ना मान के चलिए, लेकिन कुछ मार्क्स की छूट मिल सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन के चक्कर में तो रहेंगे ना कि रिजर्वेशन जैसी भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, वैसे होती है। आप ये कहोगे मैं आपको मतलब गलत बता रहा हूँ, तो गलत नहीं बता रहा हूँ। हाँ, कुछ 2-4 नंबर का, जैसे जनरल को, अगर जनरल का सिलेक्शन अगर मान लेते हैं कि 80 मार्क्स पे हुआ तो वहीं आपका सिलेक्शन 78 मार्क्स पे या 76 मार्क्स पे होगा, बस इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होता। चलो अब देखते हैं सिलेक्शन एंड एडमिशन। सिलेक्शन कैसे होगा भाई? सिलेक्शन होने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन इन द क्या है, सिलेक्शन इन द सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट वेस्ट एनी राइट अपॉन कैंडिडेट टू सिक्योर एडमिशन टू द JNV टिल द कैंडिडेट प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट कैंडिडेट सच एज बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, पास सर्टिफिकेट क्लास 8, है ना, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। मतलब सारी चीज़ें अगर आप पास भी कर लेते हो तो ये कंफर्म नहीं है कि आपका एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराने हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें बनवा कर रख लीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और साथ ही साथ आपके क्लास 8 का जो मार्कशीट वगैरह होगा, TC वगैरह, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है। डिटेल्स ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द टेस्ट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड एंड देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर रीचेकिंग रिटोटलिंग। मतलब जो भी आपको मार्क्स मिलेगा वो कंफर्म होगा। यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप अपनी कॉपी रीओपन करवा लो या रीचेक करवा लो। ठीक है, मतलब इसके बारे में आपसे कोई भी बात नहीं की जाएगी। तो भैया गलती होने के चांसेस भी बहुत कम ही होते हैं, या ये कहें कि वो गलती होती नहीं। जो भी आपको मार्क्स मिलेगा वो आपको आंसर की वगैरह से पता लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन ओनली इन दैट विद्यालय इन विच ही हैज़ अपीयर्ड फॉर सिलेक्शन टेस्ट। और कैंडिडेट उसी विद्यालय में अप्लाई कर सकता है जिसमें मतलब एडमिशन लेगा जिसमें उसने अप्लाई किया है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मैंने अयोध्या JNV अयोध्या के लिए, है ना, JNV अयोध्या में मैंने एडमिशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, एंट्रेंस दिया, तो एडमिशन मेरा अयोध्या में ही होगा। बाकी अदरवाइज मैं किसी और स्कूल में जाना चाहता हूँ, किसी और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरा एडमिशन नहीं होगा। ठीक है। At the time of admission, candidate belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, OBC categories will have to produce the required scheduled caste, tribe or OBC certificate issued by the competent authority। मतलब किसी
संस्था के द्वारा, मतलब कह सकते हैं सरकारी जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो कि चाहे आप ओबीसी हो, एससी एसटी हो, मतलब उसके लिए सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए कि कोई आपको कुछ शिकायत है, तो द डिसीजन इन फाइनल एंड राइडिंग ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है ना, बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट, तो जो एनवीएस का डिसीजन होगा, ठीक है, और वो फाइनल होगा। बात आ रही समझ में? तो एनवीएस ही आपका यहाँ पर मतलब जो भी फैसले होगा वो जवाहर नवोदय विद्यालय ही लेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है भाई, एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका 11 फरवरी 2023 यानी 11 फरवरी 2022 सैटरडे को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 2.5 आवर यानी 2.5 घंटे का होगा। और जो हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे जिन्होंने स्क्राइब लिया होगा उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब जो दिव्यांग छात्र होंगे जिनको आँखों से कोई दिक्कत है या आँख से कोई दिक्कत है, ऐसे छात्रों को 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेल भी जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न ओनली अदर सेंटर अलॉटेड बाय एनवीएस। मतलब आपका जो सेंटर एग्जाम सेंटर होगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो जवाहर आपके ज़िले का जवाहर नवोदय विद्यालय भी हो सकता है या फिर कोई और भी स्कूल हो सकता है जहाँ पे भी जवाहर नवोदय विद्यालय आपका एग्जाम कराना चाहे। मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश। मतलब जो आपका मीडियम होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 बाइलिंगुअल पेपर होगा। क्वेश्चन आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, तो आप जिस भी भाषा में देना चाहो आप पेपर दे सकते हो। स्टूडेंट्स हैव टू आंसर इन OMR सीट, एक OMR सीट मिलेगी। ठीक है। उस OMR सीट में आपको अपने करेक्ट आंसर, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारा किसी क्वेश्चन का ए आंसर सही है तो उसमें 4 गोले दिए होंगे ABCD करके, तो आप अपने ए वाले सर्कल को कलर करोगे। ठीक है। तो OMR सीट पर होगा। चलो अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट के एग्ज़ाम में। हमारे क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है? तो भाई क्लास 8 तक के लेवल का जो पेपर होगा वो क्लास 8 के लेवल का होगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल। और इसमें 15 मार्क्स इंग्लिश के, ठीक है, 15 मार्क्स हिंदी के, 35 मैथ्स के और 35 जो होगा वो साइंस के मार्क्स होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। और इसमें टोटल कितने होंगे? 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं सोचो इंटरवल हो और टिफ़िन वगैरह भी लिए चलें, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट होंगे आपके जिसमें, ठीक है, तो यह हाउ एवर द मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द 3 सब्जेक्ट मैथ साइंस +1 ऑफ द 2 लैंग्वेज इन विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड मोर मार्क। मतलब जो आपकी रैंक बनेगी, जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपके 3 सब्जेक्ट पर बनेगा। ठीक है, मैथ और साइंस, उसके साथ इंग्लिश या हिंदी, जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे पाए होंगे आप, वो इसमें प्लस करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा ही करना है, बस इतनी चीज़ याद रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस को देखते हैं। तो भाई अगर सिलेबस पे ध्यान दो तो सिलेबस में यहाँ पर हम लोगों ने देखो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हैं। कंप्रिहेंशन मतलब अनसीन पैसेज, एक पैसेज होता है जिसको पढ़ के उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको आंसर ढूंढना रहता है। वर्ड एंड सेंटेंस, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कुछ वर्ड या सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल वर्ड, पैसिवेशन, यूज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्रेशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टेंस फॉर्म, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें। उड़ान बैच के बच्चों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई? उड़ान बैच के जो बच्चे हैं उन लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ लिया, टेंस फॉर्म पढ़ लिया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ लिया, ठीक है, यूज ऑफ डिग्री पढ़ लिया, पैसिवेशन पढ़ लिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तो उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी पहले से ही अब थोड़ी सी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं। तो भाई सभी लोग जल्दी से ही तैयारी में लग जाओ। हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? हिंदी में आपके भाषिक अनुप्रयोग एवं व्याकरणिक कुशलताएं, वर्ण विचार वर्तनी विवेक, शब्द भेद, शोध, पर्याय विलोम, शब्द विवेक, पद भेद, पद परिचय, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य रचनांतरण, मुहावरा, लोकोक्ति, है ना, इतनी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में हिंदी के पेपर में आने। तो उड़ान बैच के बच्चों ने इसमें से ये वर्तनी विवेक पढ़ लिया, वर्ण विचार पढ़ लिया, ठीक है, फिर पर्याय और विलोम पढ़ लिया, शब्द विवेक, मतलब इनका ये कंप्लीट हो चुका है। तो ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बाकी नहीं हैं, ठीक है ना। और हाँ, और मुहावरे पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो मेन टॉपिक हमारा आता है जिसमें हमको अपनी मेरिट कंफर्म करनी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, वो है हमारा साइंस। तो जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक हैं? ठीक है, तो इसमें फूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं फसलों का संरक्षण एवं उत्पादन एवं प्रबंधन,
सूक्ष्म जीव और खाद्य संरक्षण यह आएगा। मटेरियल वन यानी पदार्थ एक में सिंथेटिक फाइबर रेसेदार मतलब रेसे, जिसमें प्लास्टिक, मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब कि प्लास्टिक, धातु और अधातु होंगे। मटेरियल टू में कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और रसायन, रिफाइनिंग और पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, कम्बस्टन एवं फ्लेम यानी कि ज्वलन और दहन, यह हमें पढ़ना है। अगला लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ना है, मतलब सजीव और निर्जीव, जिसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिकाओं की रचना और उनके कार्य पढ़ना है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हमें ये जानवरों के बारे में और पौधों के बारे में, उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब उनका रक्षण कैसे होगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब जो अभयारण्य है और नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, यहाँ पर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था के बारे में कि क्या क्या लक्षण होते हैं, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद फोर्स यानी बल के बारे में, तो फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ग्रेविटेशनल गुरुत्व बल, थ्रस्ट एंड प्रेशर। और हमें क्या पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना है थ्रस्ट और दाब, और ये दाब हो गया, और थ्रस्ट का मतलब होता है प्रणोद, ये हमें पढ़ना है। ठीक है। अगला आता है लाइट यानी प्रकाश के बारे में, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन कई परावर्तन, ह्यूमन आई मनुष्य की आंखें, केयर ऑफ आई आंखों की देखभाल, साउंड ध्वनि पढ़ना है, ह्यूमन ईयर मनुष्य कान पढ़ना है। ठीक है। लाउडनेस एंड पिच के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ऑडिएबल एंड इनऑडिएबल साउंड के बारे में पढ़ना है। बहुत बढ़िया, इतनी सारी चीज़ें। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के बारे में हमें पढ़ना है। नेचुरल फिनोमिना प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसमें लाइटनिंग, बिजली का चमकना, अर्थक्वेक, भूकंप, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी का प्रदूषण, ये पढ़ना है। सोलर सिस्टम में हमें यानी कि सौर ऊर्जा में तारों के बारे में, स्टार्स के बारे में पढ़ना है, एंड ठीक है, कॉन्स्टलेशंस मतलब कि तारामंडल के बारे में पढ़ना। तो इतनी सारी चीज़ें। इसमें उड़ान बैच के बच्चों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, फूड पढ़ लिया है ना, फूड एंड क्रॉप प्रोडक्शन, क्या हमारा ये चैप्टर हो चुका है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने साइंस में फोर्स एंड फ्रिक्शन पढ़ लिया है, फोर्स एंड फ्रिक्शन भी पढ़ लिया है। हाँ, सही है ना, फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। और यहाँ पर लाइट के बारे में, ह्यूमन आई वगैरह, है ना। तो सारी चीज़ें भाई बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो सभी लोग शुरू करो जल्दी से ताकि पढ़ाई शुरू हो सके, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है। मैथ में हमें पढ़ना भाई सबसे पहले रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है, जो कि वर्ग और वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, एक्सपोनेंट एंड पावर, घात और घातांक, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी कि मात्राओं की तुलना, जिसमें परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट छूट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एंटिटीज इंक्लूडिंग फंक्शन, बीजगणित के बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब कि एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और हमें क्या क्या पढ़ा भैया, हमें चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, जिसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, ठीक है, पतंग, और साथ ही साथ हमें पढ़ना है वर्ग के बारे में। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा मेंसुरेशन। ठीक है, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रमिति। तो हमें क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ना है। और क्षेत्रमिति में एरिया ऑफ प्लेन फिगर मतलब समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड एंड सिलेंडर। हमें केवल 3 चीज़ों के बारे में, सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन के बारे में, जिसमें हमारे क्यूब यानी कि घन, घनाभ और बेलन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, मतलब कि दंडालेख हमें पढ़ना है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ऑर्गेनाइजिंग डाटा और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रबलता, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना। तो ये हमारा सिलेबस था। सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि हमको ये देखना है कि अगर आपको देखना है आपके स्टेट में और आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी सीटें खाली हैं, तो आप क्या करोगे, है ना, मतलब कैसे चेक करोगे। तो इसके लास्ट में आपको नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से यहाँ पर दिया गया
टेंटेटिव है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल फॉर फिलिंग थ्रू लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट फॉर क्लास 9th ड्यूरिंग 2022 एंड 24। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को देखकर आप फॉर्म भरिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो अयोध्या है ना। अगर मैं अयोध्या का फॉर्म भरना चाहूँ तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, स्टेट। यहाँ पर हमको स्टेट मिलेंगे, तो इस वाली लाइन में हमें स्टेट मिलेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें उत्तर प्रदेश ढूंढना है। आ गया भाई हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हमें सबसे पहले यहाँ पर, अब ये दूसरा वाला जो है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। इस वाले में यहाँ पर हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा, तो भाई इस वाले में हमने अपना डिस्ट्रिक्ट यानी अयोध्या ढूंढना है। तो भाई ढूंढो इसमें अयोध्या कहाँ पर मिलेगा। अगर आप देखो तो औरैया तक हम लोग पहुँच गए, देवरिया, सीतापुर, शामली, है ना। यहाँ पर हो गया सागन, पीलीभीत, महाराजगंज। अब देखो यहाँ पर अयोध्या, देखो गोंडा मिल गया यहाँ पर। और अगर मान लो हमें अयोध्या ढूंढना है और नहीं मिला तो यहाँ पर सर्च वाले बटन पर जाइएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा अयोध्या, ठीक है। ऐसे सर्च कीजिएगा अयोध्या और ऐसे क्लिक कर देंगे आप, तो अयोध्या का कोई भी नाम नहीं आया, है ना। अगर अयोध्या का, लेकिन यहाँ पर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और देखते हैं भाई, अगर अयोध्या नहीं मिला तो हम लोग कोई और डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। हम देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बरेली, बुलंदशहर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मेरठ, रायबरेली, अमेठी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, बहराइच, कानपुर, गोंडा, इलाहाबाद, बस्ती, मथुरा, जीबी नगर, आगरा, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, बलिया और साथ ही साथ भदोही, ईटा, गाजीपुर, हरदोई, मऊ, बाराबंकी, बिजनौर, अलीगढ़, हमीरपुर, मैनपुरी, इटावा, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, संभल, जलायूं, कानपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, बागपत, फतेहपुर, जेपी नगर, हाथरस, लखनऊ, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, चंदौली, औरैया, मुरादाबाद, ठीक है, सोनभद्र, संत कबीर नगर, गाजियाबाद, अंबेडकर नगर और सरस्वती, देवरिया, रामपुर, सीतापुर, शामली, कासगंज। चलो भाई, तो इतने तो हमको अयोध्या नहीं मिला। तो अगर अयोध्या नहीं है ना, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमको बिजनौर देखना, तो हम बिजनौर में आते हैं या बाराबंकी आते हैं, कुछ भी ऐसा देख लेते हैं। अगर हमको मिल जाता है तो चलो पहले हम बाराबंकी देख लेते हैं। अब देखो बाराबंकी में अगर हमें देखना तो हम यहाँ बाराबंकी में आते हैं, ठीक है। यह रहा हमारा 250 नंबर पे बाराबंकी और उत्तर प्रदेश बाराबंकी आ गया। अब यहाँ पर सीट्स देखोगे आप, ठीक है ना। कैसे पता करोगे कि भाई किसकी कितनी सीटें खाली हैं। तो पहले ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, रूरल और डिसेबल्ड और वैकेंट, टोटल वैकेंसी, मतलब इतने लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो, जैसे मान लो कि अगर आपको, मैं ऊपर ही बता देता हूँ आपको, जैसे जोधपुर आपको देखना, ठीक है। तो जोधपुर में ओबीसी के लिए एक भी सीट नहीं है, एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 2 सीट है, गर्ल्स के लिए 1 सीट है, रूरल के लिए 4 सीट है ना। यानी शहरी बच्चों के लिए। रूरल का मतलब जो होता है वो ग्रामीण होता है और अर्बन का मतलब शहरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूरल के लिए 4 सीटें हैं जो गांव के बच्चे हैं, बाकी तो शहर के लिए तो आगे वो सारे दिए गए हैं। डिसेबल यानी जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, हैंडीकैप, उनके लिए एक भी सीट नहीं है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखो आप, अगर मैं किसी और जगह जाता हूँ, किसी और डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में देखूं, तो उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रतापगढ़ में देखते हैं, चलो प्रतापगढ़ में देखो, सॉरी पीलीभीत में। अगर आप पीलीभीत में देख रहे हो तो पीलीभीत में ओबीसी के लिए भी एक भी सीट नहीं है, एससी के लिए भी नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं, गर्ल्स के लिए भी नहीं। रूरल के लिए एक बच्चे की जगह है, रूरल के लिए मतलब गांव के किसी एक बच्चे की जगह टोटल वैकेंसी 1 है। तो आपको क्या लगता है कि आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो, है ना। इस बात पे भी चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। ये जो सीट्स हैं ये टेंटेटिव हैं, मतलब कहने का मतलब भविष्य में और भी सीटें खाली हो सकती हैं। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर एडमिशन ना होना होता तो भाई जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसमें आपके लिए तो फिर उस ज़िले का ऑप्शन ही ना देते। लेकिन अगर फॉर्म भरा जा रहा है बाबू, तो इसका मतलब ये है कि आप उससे, मतलब आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आगे भविष्य में, फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर वहाँ पर सीट खाली हो जाती है, जब तक आपका रिजल्ट आता है, जब तक एडमिशन, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है,
ठीक है। इसलिए सभी बच्चे फॉर्म को जरूर भरें, ये देखकर नहीं कि कितनी सीट। अभी की मतलब जिस समय ये नोटिफिकेशन आया है उस समय की, वैसे एडमिशन 9th में वैकेंट सीट पर ही होता है, तो अभी तक की जो इतना उनके पास डाटा था ये अभी की वैकेंट सीट के बारे में जानकारी है। आगे और भी सीट्स खाली हो सकती हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, फॉर्म फिल करना है आपको और एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो इतनी ये सारी डिटेल थी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें अभी आपको जाननी बाकी हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिएगा, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा जो भी आपके मन में डाउट होगा, ठीक है। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके लिए आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको। तो फॉर्म भरने के पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्लासेज वगैरह चल रही हैं। क्लासेज लेने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चा लोग, फिर पढ़ते रहो पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में जिसमें आपको बता देंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।